आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक डुबकी लगाने से इंसान के पिछले सारे जन्मों के पाप धुल सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि 144 साल बाद ऐसा कौन सा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिससे पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर टिकी हैं? एक ऐसा मेला जो अस्थायी रूप से बसाए गए शहरों में इतनी भीड़ समेटे रखता है कि वो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस मेले में कि बिना किसी इनविटेशन के करोड़ों साधु और लोग खींचे चले आते हैं? कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है। क्या फर्क है कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में, और ये कब और कैसे डिसाइड होता है? इसके बारे में जानने से पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र मंथन की रहस्यमयी कहानी के कारण ये मेला आज भी मनाया जाता है? अंत में नागा साधु भयंकर ठंड में बिना कपड़ों के कैसे रहते हैं? और कुंभ में शाही स्नान का पहला अधिकार सिर्फ इन्हें ही क्यों मिलता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के उत्तर जानेंगे और यह देखेंगे कि कुंभ मेला कैसे एक ऐतिहासिक और पौराणिक आयोजन से भी कहीं ज्यादा है। तो बने रहिए हमारे साथ। नदियां जिनके बिना किसी भी जगह के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नदियों ने कई सभ्यताओं को अपने भीतर समेटे रखा है और चुपचाप इतिहास की धारा को बदलते हुए बहती रही है। भारत में कई प्रमुख नदियां हैं, लेकिन कुछ नदियां जैसे गंगा, गोदावरी और शिप्रा धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन नदियों में स्नान करने से न केवल इस जीवन के पाप धुल जाते हैं, बल्कि पिछले सभी जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि विशेष अवसरों पर लोग इन नदियों के किनारे एकत्रित होते हैं। इसी विश्वास के चलते कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, यहीं आयोजित होता है। कुंभ मेला इतना बड़ा होता है कि इसे संभालने के लिए अस्थायी शहर बसाए जाते हैं, हजारों तंबू लगाए जाते हैं और बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि यह मेला अंतरिक्ष से भी नजर आता है। कुंभ मेला, जो भारत के 4 प्रमुख शहरों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में आयोजित होता है। 2025 में यह मेला प्रयागराज में आयोजित होगा, जो भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, यह शहर अपनी धार्मिक महत्वता के लिए जाना जाता है। यहाँ हर 4 साल में कुंभ मेला लगता है, लेकिन 2025 का कुंभ मेला खास होने वाला है। इस बार ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ योग बना है, जो 1444 साल बाद आया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक, यानी 45 दिनों तक चलने वाला यह महाकुंभ पहले से भी ज्यादा भव्य होगा। अनुमान है कि इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आएंगे। इस महाकुंभ का बजट 5000 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। इस मेले की खास बात यह है कि लाखों लोग बिना किसी निमंत्रण के यहाँ पहुंचते हैं। सिद्ध नागा साधु भी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते हैं, केवल एक डुबकी लगाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ मेले के इतिहास और उसकी अहमियत के बारे में, और समझते हैं क्यों यह मेला दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए इतना खास है। दोस्तों, कुंभ मेले का इतिहास काफी दिलचस्प है, लेकिन सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि कुंभ शब्द का असल में मतलब क्या है? कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा, और मेला यानी एक खास आयोजन या एक जगह पर इकट्ठा हुए लोगों का हुजूम। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई, इसकी पक्की जानकारी किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलती। फिर भी इतिहासकार एस.बी. रॉय के मुताबिक 10,000 ईसा पूर्व में होली नदी के किनारे स्नान करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा 600 ईसा पूर्व के बौद्ध ग्रंथों में भी नदी मेलों का जिक्र मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान स्वरूप की, तो रॉय के अनुसार कुंभ मेला जैसा हम आज जानते हैं, वह 300 ईस्वी के आसपास बनना शुरू हुआ था। इतना ही नहीं, 600 ईस्वी में चीन से आए यात्री एफ.एन. सांग ने भी प्रयागराज में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान किया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कुंभ मेला क्यों इतना खास है? हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेला समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन की कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा से। मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र थे और उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था।
इस कारण उनका स्वभाव भी क्रोधित था। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे देवता कमजोर पड़ गए और राक्षसों ने उनका स्वर्ग लोक छीन लिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि असुरों को हराने के लिए उन्हें अमृत की आवश्यकता है, जिसे वे समुद्र मंथन से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देवताओं को दैत्यों यानी असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा। मंथन के दौरान कुल 14 चीजें निकली, जिनमें हलाहल विष, जिसको गले में धारण कर शिवजी नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा, रंभा, माता लक्ष्मी, 5 जन शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष जैसी दूसरी चीजें निकली और लास्ट में निकला अमृत कलशांश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान जयंत, भगवान इंद्र के बेटे, अमृत कलश लेकर भाग गए। अब राक्षस उनके पीछे पड़ गए। इस भागम भाग के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। इन बूंदों ने 4 स्थानों को पवित्र बना दिया: हरिद्वार, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, उज्जैन, क्षिप्रा नदी और नासिक, गोदावरी नदी। और ये वही स्थान है जहां आज कुंभ मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ हर 4 सालों में कुंभ मेला आयोजित होता है। इस मेले में करोड़ों लोग आकर नदियों में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही है कुंभ मेला की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता। अब सवाल ये उठता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में क्यों आयोजित होता है। इसका कारण जुड़ा हुआ है एक पौराणिक घटना से। माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई 12 दिन तक चली थी, और जब जयंत ने अमृत कलश लेकर स्वर्ग की ओर उड़ान भरी तो उसे 12 दिन लगे। इस समय की गणना के अनुसार कुंभ मेला भी हर 12 साल में होता है। आपने सुना होगा कि कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला अलग अलग अंतरालों पर होता है? हर 12 साल में इन चारों स्थानों में से किसी एक पर कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेला के 4 रूप होते हैं: अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ मेला, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कुंभ के आधे चक्र का प्रतीक होता है। इसे हर 6 साल में मनाया जाता है, लेकिन यह केवल 2 जगहों, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं 12 साल बाद जब प्रयागराज में कुंभ मेला होता है तो उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ प्रयागराज में ही पूर्ण कुंभ मेला आयोजित होता है। 2025 में प्रयागराज में जो मेला आयोजित हो रहा है वह सिर्फ कुंभ मेला नहीं बल्कि पूर्ण कुंभ मेला है। पिछला पूर्ण कुंभ मेला 2013 में प्रयागराज में हुआ था। यह मेला विशेष रूप से शुभ माना जाता है। और अगर हम महाकुंभ की बात करें तो यह कुंभ मेला 144 साल में एक बार आयोजित होता है। यह केवल प्रयागराज में ही होता है और इसे 12 पूर्ण कुंभ के बाद मनाया जाता है। महाकुंभ, जो कि 144 सालों में एक बार होता है, किसी भी साधारण मेला से कहीं ज्यादा खास होता है, खासकर प्रयागराज में लगने वाला कुंभ, क्योंकि यह जगह 3 नदियों का संगम है। यहीं पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और यही कारण है कि यह कुंभ बाकी मेलों से कहीं बड़ा होता है। अब सवाल ये उठता है कि कुंभ मेले की तारीख कैसे तय होती है। दरअसल कुंभ मेला कहाँ होगा, यह एक खगोल शास्त्रीय और ज्योतिषीय गणना के आधार पर तय किया जाता है। इसमें विशेष ग्रहों की स्थिति, धार्मिक मान्यताएं और समुद्र मंथन की कहानी का गहरा संबंध है। समुद्र मंथन में जब अमृत कलश की छीना झपटी हो रही थी तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ने उसकी रक्षा की थी। इस कारण जब इन ग्रहों का संयोग किसी खास राशि पर होता है तो उसी साल कुंभ का आयोजन होता है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य और बृहस्पति एक खास राशि पर होते हैं तो वही कुंभ मेला अलग तारीख और जगह पर आयोजित होता है। जैसे नासिक कुंभ के लिए एक विशेष ग्रह योग है, उज्जैन के सिंहस्थ के लिए अलग योग है, प्रयागराज के कुंभ के लिए अलग और हरिद्वार के लिए भी एक अलग ग्रह योग है। ध्यान रखें, ये केवल ज्योतिषीय गणनाएं नहीं बल्कि इन ग्रहों का ऐसा योग नदियों के पानी को औषधि जैसा बना देता है। इस समय नदियों में स्नान करने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है और यही वजह है कि कुंभ मेला आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये समय ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कुंभ मेला की शुरुआत हमेशा एक बेहद खास शाही स्नान से होती है, जिसमें 13 अखाड़ों के प्रमुख साधु संत
जो सिद्धि प्राप्त हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इन श्रद्धालुओं का स्नान पहले होता है, बाद में आम भक्त पवित्र जल में स्नान करते हैं। इसे शाही स्नान कहा जाता है और यही मेला शुरू होने का संकेत है। कुंभ मेला आस्था, संस्कृति और हमारी प्राचीन परंपराओं का अद्भुत संगम है। इसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यह मेला दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। कुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य केवल एक है, मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ मेला केवल नदी में डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा स्थल है जहां धार्मिक चर्चाएं होती हैं, लोग एक दूसरे के साथ भक्ति करते हैं, भोजन करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ साधु संत अपनी अपनी परंपराओं को साझा करते हैं और दुनिया को एक नई दिशा दिखाते हैं। कुंभ मेला सही मायनों में भारत को एक मल्टीकल्चरल और मल्टी रिलीजियस देश के रूप में प्रस्तुत करता है और यही कारण है कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर विशेष माना जाता है। यही वजह है कि इसे भारत का सांस्कृतिक एम्बेसडर कहा जाता है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म को दुनिया भर में फैलाने का काम करता है। अब अगर हम बात करें इस बार के महाकुंभ की, तो क्या खास है और यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर सकता है, तो जानने के लिए हमें और करीब से इस मेले के प्रभाव को समझना होगा। दोस्तों, अब अगर हम बात करें 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की, तो इस बार महाकुंभ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है, खासकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से। अनुमान है कि करीब 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्री इस महाकुंभ में भाग ले सकते हैं और इसके चलते इस बार करीब 4000 हेक्टेयर में एक टेम्परेरी शहर बसाया जा रहा है। यहाँ तक कि इसे एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी दिया गया है। अगर हम बात करें पुराने महाकुंभ की, तो जानकर आप चौंक सकते हैं कि साल 1982 में महाकुंभ के आयोजन पर महज 20,288 रुपए खर्च किए गए थे, जो आज के हिसाब से लगभग 3 करोड़ 65 लाख रुपए होते हैं। वहीं 1994 में जब भारत की जनसंख्या 23 करोड़ हो गई थी, तो 10 लाख श्रद्धालुओं ने इस मेले में भाग लिया था। उस समय की खर्ची 19,427 रुपये थी, जो अब लगभग 10 करोड़ हो गया है। अब हम चलते हैं 2013 के महाकुंभ पर, जिसमें 1,21,414 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन खर्च केवल 1,17,107 करोड़ रुपए हुआ था। इस बार का महाकुंभ 2013 से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। 2025 में महाकुंभ का बजट 5,060 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 2,100 करोड़ रुपए की मदद दी है। इसके चलते उम्मीद है कि इस बार महाकुंभ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला इवेंट बन चुका है। 2013 में कुंभ के लिए 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तैयार किया गया था, जबकि इस बार 2,400 हेक्टेयर एरिया बढ़ाया गया है, यानी पिछली बार के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा। इस बार गंगा पर 30 टेम्परेरी पुल बनाए गए हैं, जबकि पहले 18 थे। इसके अलावा 25 सेक्टरों में मेला बांटा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को आसानी हो। साथ ही इस महाकुंभ के आयोजन में पक्के घाट, पंटन पुल, करीब 1,50,000 टॉयलेट और सड़कों पर 7,600 स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था की गई है। ट्रांसपोर्टेशन को भी आसान और अधिक सुलभ बनाने के लिए 400 किलोमीटर टेम्परेरी रोड्स बनाई गई हैं। इसके अलावा 550 शटल बसेस और 7,000 रोडवेज बसेस भी चलाई जाएंगी। रेलवे के अनुसार महाकुंभ के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी, जिनमें से 3,000 ट्रेनों को श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर चलाया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से 23,000 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्विलांस, एआई आधारित निगरानी और थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, महाकुंभ का एक दूसरा पहलू भी है, एनवायरमेंटल चैलेंज। जहां एक तरफ यह आयोजन लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ इससे होने वाले प्रदूषण, खासकर गंगा जैसी पवित्र नदियों में प्लास्टिक वेस्ट एक गंभीर चिंता का कारण बनते हैं। यह प्रदूषण और वेस्ट को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसे हमें सुलझाने की जरूरत है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहने का सौभाग्य मिला है, तो आपको महाकुंभ में एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होगी।
इतनी ठंड और भीड़ के बावजूद लोग त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने से संकोच नहीं करते। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भी महसूस किया है और इसी कारण वे बार बार महाकुंभ में आना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला या यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगली वीडियो इससे भी खास होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।